देखो, तो आज हम लोग ना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स करते हैं कवर, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग आयोनिक सॉलिड्स देखे थे ना। तो आयोनिक सॉलिड्स में हम लोग क्या बताए थे? आयोनिक सॉलिड में ये बोले थे ना कि आयंस होते हैं, मतलब तभी तो आयोनिक सॉलिड है। जैसे कि Na+ और Cl- आयंस है ना यहाँ पर। तो आयंस है तो ये दोनों के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पढ़े थे। अच्छा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ हाई रहेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है ना। इलेक्ट्रिक करंट को इजीली कंडक्ट करेगा, ठीक है। हम लोग बहुत सारा इसका प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास देखे थे, ठीक है। देखो, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। देखो, मॉलिक्यूलर देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ना तुम्हारा बेसिकली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब देखो, मॉलिक्यूल का दो नेचर हो सकता है। पहला कि वो पोलर मॉलिक्यूल हो, और दूसरा कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखेंगे फॉर पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल है, ठीक है। कुछ ना कुछ डाइपोल है। जब वहां पे कुछ ना कुछ डाइपोल रहेगा, इसका मतलब कि वहां पे डाइपोल डाइपोल फोर्स रहेगा ना। क्योंकि चार्ज इंड्यूस रहे हैं तो इसीलिए बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि हालांकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आयोनिक से, तो आयोनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो आयोनिक में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसके हिसाब से मॉडरेट होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चार्ज पार्टिकल है तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी रहेगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका भी हाई रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका भी हाई रहेगा। कहने का मतलब हम मॉडरेट बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक, ठीक है। मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो चलो, ये सब के प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। चलो, तो देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। सो ऑल दोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर जितना भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ठीक है। देखो जैसे एच एफ, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है इधर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। उसी तरीके से HCl, दो HCl के मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। डाइपोल डाइपोल, क्लियर है। अब देखो, their intermolecular force of attraction is not much stronger as compared to ionic, thus these are soft, ठीक है। these are soft, वहां पर क्या था? हार्ड था, ब्रिटल था, लेकिन यह सॉफ्ट है। their melting point, boiling points are not so much high but higher than non polar obviously, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा? मॉडरेट, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा? मॉडरेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो, जो तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है,
इरेज हो जाना चाहिए था, ये इसके अंदर क्यों रुका क्यों रहा। ठीक है, हाँ देखो, तो जो तुम्हारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है, क्योंकि बोला नॉन पोलर इसका मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, दैट इज नॉन पोलर। ठीक है, सब इसका मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, नो चार्ज इंड्यूस, राइट। सो intermolecular force of attraction is very less. Intermolecular force of attraction is very less, right? तो बेसिकली यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, तो नॉन पोलर है ना, जैसे तुम्हारा Cl2, Br2, I2, ये सब क्या है, नॉन पोलर है। तो दो Cl के मॉलिक्यूल में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये वाला, बता सकते हो? वेंडरवाल फोर्स, वेंडरवाल फोर्स बेसिकली, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत वीक होता है। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन ये भी सॉफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा, गैसियस स्टेट में ज़्यादा पाया जाएगा ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो गैसियस और लिक्विड स्टेट ही बियर करेगा। और हालांकि नॉन पोलर है तो नॉन कंडक्टिव नेचर है, नॉन कंडक्टिव नेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, समझ में? But all those non-polar molecules have weak van der Waals force of attraction. ठीक, their constituent particles are either atoms or molecules. ठीक है, अब देखो एटम है तो कौन सा गैस, नोबल गैस। ठीक है, मॉलिक्यूल है तो इनर्ट गैस नहीं तो हाइड्रोजन। ठीक है, N2, अच्छा N2O2 ये सब भी तो लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, CO2 वगैरह सब भी नॉन पोलर होगा ना, तो उनके बीच भी तो इंटरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जाएगा ना तुम्हारा। अच्छा, आगे देख लो, तो बोलता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट सॉलिड्स आर सॉफ्ट, राइट, since they are having zero dipole moment there's no charge non conductor हो conductor, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे ये नॉन पोलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बहुत वीक है तो हम इसको हीट करेंगे तो ब्रेक कर जाएगा, हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है तो इजीली मेल्ट हो जाएगा, या फिर ये तुम्हारा इजीली लाइक बॉयल हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस चीज़ को देखते हुए बोलेंगे कि हाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लेस है। अच्छा, दूसरा, the less force of attraction between the molecules arrangement is due to concentric particles which is far from each other, therefore they exist in either liquid or in the form of gas। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है, कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। ठीक है, देखो, तो टॉपिक लिख लो कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पता होगा ना कि उतना ज़्यादा नहीं घुस रहा है, देख लेते एक बार, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, सो हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन होता है, FON,
उसके साथ हाइड्रोजन लगा रहना चाहिए, क्योंकि FON है तो हाँ, यस ऑब्वियस सी बात है कि लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब बिटवीन दीज टू यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो वैसे मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे वाटर है, वाटर को तुम फ्रीज कर दो, ठीक है, तो एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर का वो रूप ले लेता है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इस वजह से वो एक सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से है। जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, सो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे अट्रैक्शन चलते जाएगा, तो इस तरीके से बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर बहुत स्पेस रहता है। सो क्योंकि इसका वॉल्यूम आपको पता है बहुत ज़्यादा रहता है, इसका वॉल्यूम, ये वॉइड स्पेस बन जाता है ना, वॉइड स्पेस मतलब खाली जगह, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इस इसकी डेंसिटी घट जाती है। ठीक है, तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है, इसीलिए आइस तैरता है वाटर के ऊपर, ड्यू टू यहाँ पर वॉइड स्पेस रहता है। ठीक है, चलो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ गए। वैसा मॉलिक्यूल जब सॉलिडिफाई होता है, सो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो तुम्हारा जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहे होंगे वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो इन दिस मॉलिक्यूल सॉलिड्स constituent particles having H bonds where H atoms linked with FON, ठीक है, hence having strong force of attraction, H2O NH3, ये सब में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई रहेगा। दीज मॉलिक्यूल्स आर वॉलेटाइल एंड सॉफ्ट एट नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वॉलेट, जैसे तुम्हारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल लाइक सैनिटाइजर में यूज होता है। ठीक है, तो वो वॉलेटाइल होता है ना, हाथ में ले तो उड़ जाएगा, तो उसी तरह वाटर भी है, वाटर भी तो वॉलेटाइल नेचर का होता है। सो ये सब में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, खास में अमोनिया गैस, अमोनिया गैस में भी तुम्हारा अमोनिया गैस फेज में रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन वाटर में डाल देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सो अमोनिया गैस भी तुम्हारा देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, उसको जब लिक्विफाई करेंगे तो आपस में आकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही, बट अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, गैस फेज में है, तो वोलेटाइल नेचर का भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सॉफ्ट, वोलेटाइल। ठीक है, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये लोगों का काफ़ी ज़्यादा रहता है। समझ में आ गया, ये सारा बात हो गया। सो कहने का मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब ज़्यादा, ठीक है, होगा ही, ऑलवेज होगा। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड्स कौन बनाता है, तो बेसिकली नॉन मेटल्स जितने होते हैं, ठीक है, जिनके पास कैटेनेशन पावर रहता है, वो बनाता है कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस का फॉस्फीन बनाएगा। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकेट्स बनाता है, तुम्हें पता होगा। कार्बन, कार्बन का तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तुम्हारा। ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स वैसे एटम्स और पार्टिकल्स जिसका तुम्हारा सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, कैटेनेशन पावर ज़्यादा रहता है इन, और सेल्फ लिंक करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सब बनाता है तुम्हारा कोवलेंट सॉलिड्स। बेसिकली क्या रहता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल्स रहते हैं। सो हेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सो अगला है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क्स वेयर कोवलेंट बॉन्ड इज इंटरैक्टिव फोर्स। अब देखो, SiC क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफीन, ग्रेफीन बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, सो मोर हार्डर देन डायमंड।
ठीक है, ये तुम लोग का बुक में नहीं दिया है, इसलिए तुम लोग को हार्डेस्ट बोलेगा तो डायमंड ही करना, लेकिन उससे भी ज्यादा हार्ड है ग्रेफीन। ठीक, तो देखो सिलिकॉन्स, डायमंड, ग्रेफीन, सो ये सब चीज क्या है तुम्हारा, सारा कोवलेंट नेटवर्क से बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये कोवलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी लिख सकते हो, तुम लोग का बुक में ग्रेफाइट और डायमंड दिया हुआ है, तो इतना ही पढ़ लो, काफी है। So covalent bond formation is directional in nature. Due to the formation of large network, these solids are strong and brittle, except graphite. अब देखो जी, क्योंकि इन लोग का लार्ज नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, ठीक है, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, वहां पर जो नेचर है उसका उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो तुम्हारा उसका सॉलिड हार्ड रहेगा, ब्रिटल रहेगा। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तो वो सब का जो सॉलिड होता है, देखो कोवलेंट वो सब का सॉलिड का नेचर जो होता है तुम्हारा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे उसका नेचर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, सो कार्बन 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 लगा दो, आयंस प्रेजेंट तो होते ही नहीं है वहां पर, इसीलिए। लेकिन ग्रेफाइट का अलग कहानी है, स्ट्रक्चर वाइज हम लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस हाई रहेगा। अब देखो ये डायरेक्शनल इन नेचर, ये क्या है, sp2 याद है, sp3 याद है, ट्राइगोनल प्लेनर लीनियर शेप। तो ये जब हम लोग इसके बॉन्ड्स देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 30 डिग्री, डायरेक्शन मतलब कुछ एंगल्स, वहां पर हर एक बॉन्ड के बीच कुछ एंगल होता है। आयनिक बॉन्ड जब बनता है या फिर तुम्हारा डाइपोल डाइपोल बनता है, तो वहां जो बॉन्ड होता है उनके बीच कुछ एंगल होता है क्या, नहीं होता है ना। NaCl के बीच एक एक बॉन्ड बन रहा है, दो तीन चार पांच, कुछ नहीं पता। ठीक है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पर। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वहां पर पता है हमको, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन है, उस हिसाब से वो तुम्हारा मॉलिक्यूल डायरेक्शनल होगा या फिर नॉन डायरेक्शनल होगा। तो नॉन डायरेक्शनल वाला कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक, लेकिन जो डायरेक्शनल होता है वो तुम्हारा कोवलेंट होता है। समझ में आ गया, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ लार्ज नेटवर्क दी सॉलिड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, इसका नेटवर्क है पूरा एकदम बहुत भयंकर। ठीक है, तो उसके कारण से ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस प्रेजेंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ग्रेफाइड का स्ट्रक्चर लिया है। अब देखो हर एक कार्बन अलग अलग चार एटम से बाउंडेड है, हर एक कार्बन चार एटम से बाउंडेड है। तो देखो इसका बहुत लंबा चौड़ा लार्ज नेटवर्क बनेगा। सो इसीलिए लाइक लेयर बाय लेयर कर करके बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। समझे, ये बात है, ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ग्रेफाइट है ये, ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब देखो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन जो होगा तीन ही बॉन्ड बना रहा है, देखो तीन, चौथा नहीं दिख रहा है। तो चौथा कहाँ गया, तो देखो इसके बीच और इसके बीच देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो देखो ये जो दो एटम के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर 0.14, और लेकिन ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है 0.34। इसका मतलब कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा दूर पर है ये, मतलब ये इसका बॉन्ड नहीं बना रहा है ना, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, बहुत दूर है उसके साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आई गेस, नहीं 3 टाइम्स से नहीं है, लेकिन 2 टाइम्स से, मोर देन 2 टाइम्स है, राइट। तो बहुत ज्यादा दूर है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो तीन बॉन्ड बना रहा है और कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है हर जगह। सो क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री है, सो ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद कर देते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद कर देते हैं, इसीलिए ये ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर हो जाता है, इवन दो ये नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर एक बॉन्ड देखो चार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, हर एक एटम चार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। सो इसलिए यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। और ग्रेफाइट एक्सेप्शन ये कंडक्टर हो जाएगा, बीइंग अ नॉन मेटल।
ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग जो सॉलिड करेगा उसके अंदर एच बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद था मेरा कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड में सारे नॉन मेटल आ जाते हैं और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। अब मेटेलिक सॉलिड्स है, मेटेलिक सॉलिड्स में सारे मेटल्स इंक्लूडेड रहेंगे और वहाँ पर कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। मेटल क्या करता है, मेटल के जैसे ग्रुप वन ग्रुप टू का मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है बहुत ईजिली से, तो वो इलेक्ट्रॉन का बाहर रहेगा ऐसे। तो ये तुम्हारा मेटल है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से देखो, जैसे लग रहा है कि मेटल है तुम्हारा ईटा और इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा सीमेंट। तो ये क्या कर रहा है, ये एक लाइक बाउंडिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ये इसको लाइक पकड़ के रखा है, बाउंड करके रखा है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर मेटल्स लोग आपस में एसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है। So here the constituent particles are metals, such the force of attraction is called metallic bonding. Constituent particles क्या रहेंगे, मेटल्स रहेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे तब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि मेटल है तो मेटल के सारा प्रॉपर्टी उसके अंदर रहेगा, लेस्टरस, डक्टाइल, ठीक है, मेलेबल, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, इसके कारण से, ठीक है, सीमेंट और ईटा जैसा कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई रहेगा, ठीक है। अब देखो जितना बात बोले वही लिखा हुआ है। Here the constituent particles are metal, thus the force of attraction is called metallic bonding. Here the constituent particles having positive charge, since the metals are having free electron in their outer motion, hence having less ionization, they result in loss of electron, gain of positive charge. Presence of free electron results in the conduction of electricity. थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एक साइड से मेटल को हीट करते हैं तो वो उसका जो गर्मी होता है वो दूसरा साइड में भी फील होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। लस्टरस, डक्टाइल, मेलेबल रहेगा, हाई मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, डेंसिटी भी इसका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, तो वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। सो यहाँ तक हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। आयनिक सॉलिड देखो, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट में मेरा आ जाता है मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो ये देखो ये सारा चार्ट तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है। अब जितना हम एक एक करके समझा या एनसीईआरटी बुक में चार्ट में बना हुआ है, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक सॉलिड में, मेटेलिक सॉलिड में और कोवलेंट सॉलिड में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड से तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्वियसली क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, मेटेलिक सॉलिड से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स होंगे। लिखा है पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही बात है, पॉजिटिव आयंस मतलब मेटल्स, मेटल्स का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भर भर के, तो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट नेटवर्क है तो एटम्स रहेगा, ठीक है, नॉन मेटल्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर है तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, वेंडरवाल फोर्स भी लिख दो, कुछ नहीं पता है तो वेंडरवाल फोर्स। पोलर है तो डाइपोल डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है, सिंपल बात है। आयनिक सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटेलिक सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक रहेगा। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर में तुम्हारा वही CO2, SO2, तुम्हारा इनर्ट गैस सारा, तुम्हारा नोबल गैस, ये सब आ गया, ठीक है, सब कुछ लिख दिया यहाँ पर। अच्छा पोलर है तो पोलर में HCl, SO2, HF, HBr ये सब रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर, NH3 ये सब रहेगा। आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में NaCl, ZnS, CF2, ठीक है, ये सब रहेगा। मेटेलिक सॉलिड में आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, जो पता है लिख दो, सोडियम। कोवलेंट में, कोवलेंट में SiO2, ठीक है,
SiO2 को क्या बोलते हैं, क्वार्ज, ठीक है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, सी मतलब तुम्हारा हो गया कार्बन, और तुम्हारा AiN, ठीक है, एल्यूमिनो नाइट एल्यूमिनो नाइट्रेट, और सी मतलब हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल। फिजिकल नेचर देखो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कैसा होगा, सॉफ्ट। पोलर में भी लाइक उतना ज्यादा मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर भी क्या सॉफ्ट ही रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो हार्ड हो जाता है, आयनिक बॉन्डिंग हार्ड, ब्रिटल, ठीक है। मेटेलिक भी हार्ड हो जाता है, मेलेबल हो जाता है, डक्टाइल हो जाता है, ठीक है। कोवलेंट हार्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुम्हारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। सो नॉन पोलर आयंस नहीं है, इंसुलेटर पोलर है। पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो लाइक उतना ज़्यादा आयंस अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है। केटायन और एनायन के फॉर्म में आयंस नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, इंसुलेटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंसुलेटर है। आयनिक सॉलिड में बकायदा आयंस प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, इन मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब कि NaCl लेके हीट कर दो तो मेल्ट कर जाएगा, तो मोल्टेन स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, ठीक है। एक्वस स्टेट में तो यस वो कंडक्ट करता है, मेटल्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्ट करेगा। कोवलेंट नेटवर्क इंसुलेटर है लेकिन ग्रेफाइट करेगा, समझ में आ गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, नॉन पोलर है वेरी लो। पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा अच्छा हो गया इसीलिए लो हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ठाक है तो लो। हाई सबसे ज्यादा किसका होगा, आयनिक का, मेटेलिक सॉल्टिंग का फेयरली हाई, लेकिन सबसे ज्यादा हो जाएगा आयोनिक का, आयोनिक के बाद हो जाएगा मेटेलिक का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोवलेंट का। देखो तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कोवलेंट, उसके बाद आयोनिक, आयोनिक के बाद मेटेलिक, मेटेलिक, मेटेलिक के बाद, मेटेलिक के बाद एच बॉन्ड, जो एच बॉन्ड करेगा, उसके बाद पोलर, फिर पोलर के बाद नॉन पोलर। ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो तुम्हारा ये सब पूरा कहानी है, ठीक है। अब ये टेबल को तुमको याद करना है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। टेबल से तुमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर कर देते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखो, कितने स्लाइड्स है। सो अभी हम लोग 8 पर है, 14 तक जाना है, ठीक है। हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा नहीं है, बस थ्योरी है, ठीक है। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। सो आइसो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फिज्म मतलब रिलेटेड टू समथिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो व्हेन टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सो उसको को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देखो मेटल 3 है और अनायन जो है 1 है, ठीक है। देखो एनायन 1 है, मेटल 3 है, ये तो मैच हो गया। अब इसका जो एनायन है इसमें 5 एटम है, इसका भी एनायन इसमें टोटल 5 एटम है, तो स्ट्रक्चर वाइज कैटायन और एनायन सेम है, और दोनों का अरेंजमेंट भी सेम है, इसीलिए इसका क्रिस्टल जो बनेगा दोनों का एक ही जैसा क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। अब दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि लाइक कोई भी तुम्हारा सॉलिड है गया, उसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हेन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। जैसे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड कैल्साइट और आर्गोनाइट दो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको एलोट्रोप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन, कार्बन तुम्हारा डायमंड ग्रेफाइट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसका एलोट्रोप। सल्फर है, सल्फर मोनोहेड्रल, सॉरी रोम्बिक और तुम्हारा मोनोक्लिनिक,
दो फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या बोलेंगे उसको, एलोट्रॉप बोलेंगे इसको। समझ में आ गया? अगला देखो, अगला है तुम्हारा स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, ठीक है। क्या होता है देखो, स्पेस लैटिस इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। अब पॉइंट ले लिया, उसको बार 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 रिपीट कर दिया, तो एक रेगुलर पैटर्न में एक अरेंजमेंट आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। इसको बड़े अच्छे से समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लो। बोलता है दिस रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट फॉर्म्स अ स्पेस लैटिस व्हेन अ स्मॉल पोर्शन इज कंसिडर्ड एज यूनिट सेल। देखो जरा, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, हम ये डॉट लिए, इस डॉट को बार बार ऐसे बार बार रिपीट कर दिए, ठीक है। अब इस डॉट के एक और आगे एक पॉइंट लगा दिए, इसको भी बार बार रिपीट किए। अब ये दोनों जो ऑर्डर्स बना उसको अगेन रिपीट किया हमने इस वाले लाइन में, अगेन रिपीट किया इस लाइन में, इस लाइन में। अब ये सारे पॉइंट्स को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा ये जो बनता है क्यूब जैसा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। समझ गए? इसको बोलते हैं क्या हम लोग, यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल को अगर आप रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, सो आपको एक कलेक्शन ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा जो आपस में कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस। और एक को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आ गया? देखो फिर से, स्पेस लैटिस इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस। समझ में आ गया? अब this regular repeating arrangement forms a space lattice when a small portion is considered is called unit cell. क्लियर है? अगला, अब देखो, तो अब ये जो हमारा लैटिस होता है ना, वो दो तरीका का होता है। एक होता है टू डायमेंशनल और एक होता है थ्री डायमेंशनल। तो अभी हम लोग जो देखे वो क्या था, थ्री डायमेंशनल था, ठीक है। अब टू डायमेंशनल में भी इतने टाइप्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बिक, रोम्बिक और हेक्सागोनल, ठीक है। तो इस सब में से तुमको एनसीईआरटी में स्क्वायर दिया हुआ है और हेक्सागोनल दिया हुआ है, दो टाइप। स्क्वायर में कैसे होता है, तो इस तरीके से हमारा डॉट 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 बना दिया, डॉट रिपीट कर रहे हैं और पता चला डॉट को कनेक्ट करने से स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से एक सेल बन रहा है जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर लैटिस, ठीक है। उसी तरीके से जब हम उसी को बार बार रिपीट करते रहे, देखो जरा, उसी को देखो, ये हो गया क्या, टू डायमेंशन में स्क्वायर। इसको हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट सेल बन रहा है वो कैसा है, स्क्वायर। तो बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। उसी तरह बार बार रिपीट करने पर एक जो यूनिट सेल बनता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। तो क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। उसी को बार बार थ्री डायमेंशन पर रिपीट करने पर क्यूब बनाता है, क्या बोलते हैं, क्यूब क्लोज पैकिंग। समझ में आ गया? अब देखो, अब इस तरीके से जो क्लोज पैकिंग हो रही है ना, दो तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है। एक के अंदर देखो डॉट आ रहा है, लेकिन एक के अंदर डॉट नहीं आ रहा, तो इसी को हम लोग लिखते हैं इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं इसको। तो जिसके अंदर एक इंटीरियर पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। जिसके अंदर इंटीरियर पॉइंट नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। समझ में है? जिसके अंदर इंटीरियर पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर यूनिट सेल। और जिसके अंदर इंटीरियर पॉइंट नहीं आता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बोलोगे कि नहीं ये तो नहीं लिखा एनसीईआरटी में, देखो ना काम देगा, बता रहे हैं ना कैसे। देखो आगे बढ़ते हैं। थ्री डायमेंशनल समझ में आ गया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स और आयंस ऑफ क्रिस्टल्स इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। वही पार्टिकल्स और एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशन में हो जाता है रेगुलर तरीके से, तो क्या बना जाता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस बना देता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब एक यूनिट सेल क्या होता है अभी हम लोग जस्ट एक यहाँ पर एक डायग्राम देखे थे, यहाँ पर इसमें ये जो छोटू सा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ये जो है छोटू सा है ऐसे,
उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। ठीक है, ये जो छोटू सा है इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और इसी यूनिट सेल को हम रिपीट करते गए करते गए करते गए करते गए, क्या बन गया मेरा, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, तो देखो, तो यूनिट सेल क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस which when repeated over and over again in different direction, the complete space lattice is called unit cell। समझ में आ गया। तो पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल, द शेप और साइज ऑफ यूनिट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस लैटिस। ये कैसे होता है, तो देखो, ये हमारा यूनिट सेल है, हर एक एंगल है 90 90 90। ठीक है, इसका ए बी सी ऐसे करके तुम्हारा एज लेंथ है। अब ए को बड़ा कर दे, बी को छोटा कर दे, सी को लंबा कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट सेल का शेप चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल उसको रिपीट कर करके जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर जो स्पेस लैटिस बनेगा वो अलग दिखाई देगा। ठीक है, ये अभी सीधा खड़ा 90 डिग्री पे, इसको टेढ़ा कर दें ऐसे। ठीक है, टेढ़ा कर देंगे तो सारा यूनिट सेल टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब रिपीट करके जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा उसका भी शेप अलग हो जाएगा। सो बेसिकली जो मेरा स्पेस लैटिस होता है उसका जो शेप होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट सेल के ऊपर। यूनिट सेल को जो शेप होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल देखो, अल्फा बीटा गामा। एक्सियल लेंथ मतलब ए बी सी, समझ गए, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ से ये चीज देखो, important points of crystal lattice। अब each point in this crystal represents a constituent particle। ये जो each point है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी आयन को, किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल को। ठीक है, किसी ना किसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो वो आयन है, या तो वो एटम है, या तो वो मॉलिक्यूल है, या तो वो आयन है, या तो वो एटम है, या तो वो मॉलिक्यूल है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ईच पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो सेंटर यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल समझ में आता है ना। सेंटर यूनिट सेल जिसमें एक इंटीरियर पॉइंट होता है उसको सेंटर। प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसके अंदर इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल 7 है। कौन कौन सा, इसको ऐसे याद करेंगे ऐसे ऑर्डर में, सी टी ओ आर एच एम टी। पहले एच एम टी का घर ही आता था, सी टी ओ आर एच एम टी। तो ट्रिक क्या है, सी टी और हॉस्पिटल, तुम मेरे मतलब वो मेरे तुम किसके हो, मेरे हो। तो सी का मतलब क्यूबिक, टेट्रा बोलोगे, ऑर्थो रोम्बो सब बने मोनोक्लिक ट्राइकोन, ये सारा टाइप हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब सेंटर सेंटर यूनिट सेल होता है जिसके अंदर एक इंटीरियर पॉइंट आता है, इसमें क्या है, एक सेंटर विद सेंटर बॉडी सेंटर। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल, इनके ही कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बनती है ब्रेविस मॉडल। ब्रेविस मॉडल बनता है। ठीक है, मॉडल बनता है हमारा, ठीक है, इसको समझ आ गया।
बार बार एक एक करके 21 रुपीज का बार बार एक एक करके 21 का दूंगा 14 बार 14 बार ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन है ना, मतलब यहाँ पे तीन का मेरा सेंटर ही अच्छा लेता है, जो है ना वो सेंटर नहीं अच्छा लेता है, क्योंकि नंबर है ना सेंटर ही अच्छा को दिखा रहा है। मतलब क्यूबिक की जो वैरायटी होगा ना, जो क्यूबिक सेल होगा, क्यूबिक इक्वेशन, उसके अंदर तीन सेंटर ही मेंशन हो जाएगा। एक बनाएगा तुम्हारा सिंपल क्यूबिक, एक बनाएगा बॉडी सेंटर, एक बनाएगा ऑर्थो। तीन है तो ऑलवेज ध्यान में रखना, ये तीन है ना, सिंपल क्यूबिक सबसे पहले, फिर बॉडी सेंटर, उसके बाद ऑर्थो। दो है तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक है, फिर बॉडी सेंटर। फिर देखो चार आ गया तो सिंपल क्यूबिक सबसे पहले, फिर बॉडी सेंटर, फिर बॉडी सेंटर के बाद तुम्हारा फेस सेंटर। ठीक है। चौथा हमारा आ गया ऑर्थो। एक है तो एक है तो सबसे पहले फिर से एक है तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, एक है तो ऑर्थो, तीन है सिंपल, और फेस। ये मोनोक्लिनिक है ना, मोनोक्लिनिक का मतलब मेरा हो गया वो अपनी जगह रहता तो अपना नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन इसको बोल दिया कि मेरा मेरा है, मेरा मतलब तो अलग कुछ अलग ही था बोलेगा। ठीक है। तो दो है ना इसका मतलब, सबसे पहले तो सिंपल क्यूबिक, फिर दूसरा मेरा क्या था बॉडी सेंटर, लेकिन हो गया फिर बॉडी सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन, लेकिन यहाँ मेन नहीं है ना, क्योंकि इसलिए इसको अपन हाँ मान लेते हैं कि हाँ ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया, ये कर लिया। तो सबसे आता कब होता है, एज सेंटर कहाँ पे होता है, तो एज सेंटर दो जगह होता है, ऑर्थोरोम्बिक के पास और मोनोक्लिनिक के पास, दो जगह एज सेंटर होता है। फेस सेंटर कहाँ बनता है, तो फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में बनता है और क्यूबिक में ही बनता है फेस सेंटर, दैट्स इट, और कहीं नहीं दिखेगा। बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में बनता है और क्यूबिक में बनता है, बस सिंपल। क्योंकि सिंपल क्यूबिक तो हर जगह दिखता है, तो जो रेयरली बनता है, ठीक है, वो तुमको क्वेश्चन में पूछेगा, समझे। तो देखो फेस सेंटर कहाँ बना, दो जगह बना, क्यूबिक में और क्यूबिक में बना और तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक में, फेस सेंटर। ठीक है। बॉडी सेंटर कहाँ बना, बॉडी सेंटर भी दो जगह बना, एक बना तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है, और एक बना तुम्हारा क्यूबिक में। ठीक है। और बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ठीक है, एज सेंटर है। एज सेंटर कहाँ बना, सो एज सेंटर तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक में बना, ऑर्थोरोम्बिक में बना, और तुम्हारा एज सेंटर कहाँ बना, मोनोक्लिनिक में। तो देखो तुम्हारा बेसिकली जो ऑर्थोरोम्बिक होता है ना, उसमें तीनों रहता है, उस चारों रहते हैं, सॉरी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर, सब रहता है। ठीक है। तो और सिर्फ जो तुम्हारा क्यूबिक है उसमें देखो बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है। क्यूबिक में बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है। वो ऑर्थोरोम्बिक में तीनों है, मतलब चारों है। ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन है कि क्यूबिक में फेस सेंटर बॉडी सेंटर दोनों है, ऑर्थोरोम्बिक में सब कुछ है। ठीक है। तो बच गया तुम्हारा मोनोक्लिनिक का, जिसके अंदर सिर्फ एज सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबिक ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक, मोनोक्लिनिक ही बच गया। तो इंटरसेक्शन से याद रख लेंगे। इंटर ऑर्थोरोम्बिक में सब कुछ है। ठीक है। बोलेगा बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर कहाँ होगा, तो एक तो टिक मारेंगे ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है। उसके बाद क्यूबिक में क्या होगा, तो क्यूबिक में फेस सेंटर बॉडी सेंटर होगा। क्यूबिक में फेस सेंटर, क्यूबिक में तीन होता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, और तुम्हारा एक होता है सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट तो मतलब सब कुछ हर जगह होता है। ठीक है। तो क्यूबिक में तीन हो गए। अच्छा। तो एज सेंटर जो मेरा लास्ट में बचा, एज सेंटर दो जगह, ठीक है, एक ऑर्थोरोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक, मतलब इंटरसेक्शन से हम लोग इस तरीके से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। तो तीन लोग 2 दिन तक 4 बार एक एक करके 21 रुपीज का पिज्जा 14 बार खाएंगे। ठीक है। तो ये सब ट्रिक याद कर लेना, सिटी और हॉस्पिटल तुम मेरा। ठीक है।
तो देखो यहाँ तक तुम्हारा हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एफसीसी बीसीसी सिंपल क्यूबिक, ठीक है ये। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वॉइड्स। वॉइड्स करने के बाद नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, वो हो गया। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा सीधा डेंसिटी, लोकेशन ऑफ वॉइड्स। ये पूरा करके खत्म हो गया, समझ में आया। उसके बाद तुम्हारा फिर डिफेक्ट वगैरह, ठीक है, सेमीकंडक्टर, बस हो गया। इसका मतलब कि 2 वीडियो मुश्किल से, ठीक है, या फिर एक वीडियो में ख़त्म हो जाता है ये सब कुछ, ठीक है। चलो तो अगले क्लास मिलता है। ओके बाय।